हेलो एवरीवन। आज हम 2019 के सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों पर विचार कीजिए। एथेनियन लोकतंत्र प्राचीन ग्रीक में मौजूद था। इस लोकतंत्र में कई पदों की नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। इनमें सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। एथेनियन लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता यह की थी कि 30 से अधिक से उन सभी पुरुषों एवं महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हुआ दोस्तों। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिण पथ शासकों के लिए थे। दोस्तों, समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान सफलतापूर्वक दक्षिण भारत तक लेके गया था। विजय के बाद दक्षिण पथ के शासकों के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। उसकी दक्षिण विजय को धर्म विजय भी कहा जाता था। दक्षिण के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीन स्वतंत्रता स्वीकार की थी। समुद्रगुप्त ने दूरदर्शी नीति अपनाते हुए इन शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति प्रदान की थी। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इन्होंने हार करके पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी थी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 4 कला रूप दिए गए हैं और 4 नामावली दिए गए हैं। दोस्तों, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी उसे तैलचित्र कला कहा जाता है। चित्रकारी जिसमें भूप दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है उसे नयनाभिराम कहा जाता है। भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यरूप जीवन शैली, धन संपदा एवं रौप दर्शाती चित्रकला को रूप चित्रण का नाम दिया गया है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला को इतिहास चित्रकला कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। ये चारों आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंद्रह सौ 99 ईस्वी में इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने जहांगीर के काल में सर्वप्रथम सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास, कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और तथा बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का प्रयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई थी। बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्ट तत्वों में विश्वास समाहित हुआ था। दोस्तों, कुषाण के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति के दौरान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक हीनयान कहलाया, दूसरा महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्धिस्ट को की पूजा की जाती थी। मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, बौद्धिस्ट कहलाते थे। इसलिए ऑप्शन दोस्तों यहाँ 4 सही होगा। ए, बी दोनों गलत हैं। अक्सर दोस्तों एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शासन के काल के दौरान बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था। तो यहाँ पे कुषाण आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलबारी और रैयतबारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महलबारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उगती थी,
जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महलबारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा दोस्तों, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है। दोस्तों सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थयात्री के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं तब इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही होगा। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों रामानुज ने 11वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैत नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार ईश्वर जगत और तीनों में ही सत्य है। इन्होंने ज्ञान मार्ग की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को मोक्ष के लिए आवश्यक माना था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1772 में स्थापित दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और उसका उत्तर का चयन कीजिए। ए एक फौजदारी अदालत थी या यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना की थी। दीवानी अदालत में भूमि, राजस्व, घरेलू विवाद जैसे आदि तालाक मुद्दे शामिल थे। यहाँ दोस्तों सेकंड ऑप्शन होगा। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। दोस्तों गैरीसन नगर एक प्रकार की छावनी होती है, अकेले बंद होती है, जहाँ सैनिक रहते हैं जो शहर की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन दिया गया है जिसमें कारण भी दिया गया है और दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। यही कारण है कि लंदन में जब अपराह्न के 2 बजते हैं, भारत में अपराह्न के 7:30 बजते हैं। अभिकथन ए और कारण भी दोनों सही है, परंतु कथन आर ए का सही व्याख्या है। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है।
इसके 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सही ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों यहाँ 4th नंबर सही होगा। ए बी सी तीनों विचार सही हैं और तीनों उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये 3 विचार दिए गए हैं दोस्तों, और इन तीनों विचारों को लेकर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सही ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। पूरी पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए यहाँ पे तीनों कथन ए बी सी तीनों सही होगा। 4th नंबर ऑप्शन होगा यहाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, वायुमंडल के नीचे से ऊपर की परतों का सही क्रम है, पहले क्षोभमंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। क्षोभमंडल में सभी मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में किस कारण से होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। दोस्तों, घूर्णन और परिक्रमण दोनों गतियों के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्षों पर झुकाव भी ऋतु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए यहाँ 3rd ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। दोस्तों, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और विभिन्न अनुपात में हैं। हल्की गैसें ऊपर पाई जाती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि। भारी गैसें नीचे पाई जाती हैं। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा नाइट्रोजन है जो कि 78.8% के आसपास है। उसके बाद ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं। यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं दोस्तों, तीनों कथन पे विचार कीजिए ए बी सी, और इन तीनों कथनों को मिलाकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। दोस्तों, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रभावित होने की गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं 2 भागों में विभक्त हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धारा गर्म जल धारा होती है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के जलीय सतह में तापमान में वृद्धि होती है। जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। और दोस्तों, लिब्राडोर एक ठंडी धारा है, ये गर्म धारा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड सही होगा दोस्तों, ए सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस, तटबंध। दोस्तों पृथ्वी पे परत के प्रवाहित पर्वतीय ढालों से घाटियों से रैखिक प्रवाह के रूप में बढ़ते हिम को हिमनद कहते हैं। हिमनद के विक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं। दो कथन दिए गए हैं दोस्तों ए बी, इन्हें लेकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। सही कथनों का चयन करना है। दोस्तों टैगा वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है। इसका विस्तार वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा, यूरोप के स्वीडन, साइबेरिया तक क्षेत्र शामिल हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हुआ दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। उस आंसर को सेलेक्ट करना है। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के निकट जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य रूप से चावल गेहूं कृषि की विशेषता होती है। इस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। मैदानी क्षेत्रों में चाप झील चिन्हित है, जिसे उस्क बो लेक भी कहा जाता है। यहाँ का डेल्टाई क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। सुंदरबन में मैंग्रोव वन की अधिकता है और सुंदरबन में पश्चिम बंगाल सफ़ेद बाघों के लिए फेमस है। यहाँ पे दोस्तों 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सटीक ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व बढ़ जाता है। सागरीय जल में लवणों की मात्रा में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड का योगदान होता है, जिससे सागर सघन बनता है। इसी कारण है कि मृत सागर में तैरा जा सकता है। यहाँ 4th नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं ए और बी, और इन दोनों कथनों को लेकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। सही आंसर का सिलेक्शन करना है। दोस्तों भूमि का उपयोग कृषि और वन के लिए नहीं होता है। इसका उपयोग खनिज और ऊर्जा के क्षेत्र में भी होता है। भूमि पर ही आधारभूत संरचनाओं, आवास आदि का निर्माण होता है। भूमि का उपयोग स्थान और पर्यावरणीय दशाओं को देखते हुए स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सटीक ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों रक्षक मेखलाएं पवन की गति को रोककर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। आपके ऑप्शन है उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु। दोस्तों मृदा निर्माण में समय एक तटस्थ भूमिका का निर्वहन करता है। मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं समानुसार होती हैं। मृदा के पूर्ण विकसित होने एवं विनष्ट होने में पुनः निर्विण निर्माण के चक्र को समय अनुसार भी होता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सटीक विकल्प का चयन करें। दोस्तों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हुआ वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा सांस्कृतिक रूप से प्रयोग की जाती है संसाधन कहलाती है। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में किया जाता है। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक समाज की विशिष्ट विशेषताएं एवं पहचान होती हैं। समाज कई प्रकार के, जैसे कृषि समाज, औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज, विविध समाज। विविध समाज में भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। भारत विविध समाज का प्रतिनिधित्व करता है। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव समाज अधिकांशतः प्रत्ययात्मक रहा है। यह परंपरा निरंतर चली आ रही है, वर्तमान में भी मौजूद है। लैंगिक असमानता का समर्थन करने वाले रूढ़िवादी लोगों के अनुसार महिलाएं पालन पोषण करने वाली, भावुकता से पूर्ण, फैशन परस्त आदि होती हैं, जबकि वर्तमान समय में महिलाएं घर से निकलकर जिम्मेवार वाहन चालक बन रही हैं, अंतरिक्ष पहुंच गई हैं, ऑफिस जा रही हैं, बैंकिंग सेक्टर, डाकघर वगैरह सभी सेक्टरों में काम कर रही हैं। परिणामस्वरूप लिंग जेंडर संबंधी रूढ़िबद्ध चुनौती मिल रही है। 3rd ऑप्शन सही होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों निम्नलिखित में कौन सी मांग है? दोस्तों, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग महिलाओं के लिए मताधिकार है। न्यूजीलैंड विश्व का ऐसा देश है जिसने 1893 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया है। भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1926 में प्रदान किया गया था। यहाँ 1st ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जातक के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? दोस्तों, जातकों की रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था, उनका संकलन किया गया था। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथांत वृत्तांत हैं, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज की प्रवृत्तियां और दर्शन संकलित हैं। यहाँ पे 1st ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? दोस्तों, मुगल कालीन प्रमुख रचना के अंतर्गत अकबरनामा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके लेखक अबुल फजल हैं। यह पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के बारे में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों का शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इनकी रचना को गुरु अंगद ने गुरु लिपि में संकलित किया है। गुरु अंगद गुरु नानक के शिष्य तथा सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। ऑप्शन 2nd सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सूची पे विचार कीजिए। सूची ये विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची भी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। इनका सटीक मिलान करना है।
दोस्तों, कृषि श्रमिक स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग के शिकार होते हैं। बड़ा किसान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण प्राप्त करता है। मध्यम किसान उर्वरक कीटनाशक बीज। और ये तीनों ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में कौन सा व्यापार का रूप है? सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों, दादन व्यवस्था सामान्यतः कुटीर उद्योग में देखा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति की बुनकर के लिए की जाती है। तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने ही घर से किया जाता है। यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है। तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और ई से तक के कथन पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती है बाजार श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। दोस्तों, इसमें 5 कथन दिए गए हैं। ये 5 कथन बाजार श्रृंखला के विभिन्न रूप हैं। इन 5 कथनों को आपको एक सटीक श्रृंखला में रखना पड़ेगा जिससे बाजार श्रृंखला का एक निश्चित तरीका पता चल सके। दोस्तों, सर्वप्रथम किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। तत्पश्चात थोक विक्रेता सब्जी मंडी से टमाटर के लिए बोली लगाता है। फिर एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती हैं। सोना पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। तो इस तरह से सीरीज तैयार हुआ है और ये सीरीज दोस्तों फर्स्ट नंबर ऑप्शन, इसमें BCDEA इस ऑप्शन इस क्रम में होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति जिला जज न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपीलीय न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस में अपील कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सत्र न्यायालय, सेकंड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन है जांच न्यायालय। दोस्तों, किसी व्यक्ति को यदि यह लगता है कि जिला न्यायालय से उसे न्याय नहीं मिला है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय से निर्णय से भी वह असंतुष्ट होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय में लोग अपील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद पर दिए गए A-B कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। इन दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, भारतीय संसद राष्ट्रपति संसद और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। कोई भी राजनीतिक दल गठबंधन तभी सरकार बना सकती है जब उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। तो यहाँ दोस्तों A-B दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, केवल B, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। दोस्तों, संसद में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं आते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड होता है, इसलिए B ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए।
दोस्तों यहाँ पे भारतीय राज्य का अर्थ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? एक कथन है बहु प्रदर्शनों की संकल्पना एवं ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी कथन विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। दोस्तों इतिहास के अध्यापन कार्य द्वारा बहुप्रदर्शनियों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना होता है तथा विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, अनुभवों के साथ जोड़ना संदर्भित करता है। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों को लेकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। सटीक कथन का चुनाव करना है और जो सटीक कथन आपके जिस भी विकल्प में मौजूद हो उस आंसर का चयन करना है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में मूल्य आधारित उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रयोग आधारित उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकना है, जिससे बच्चों के विषय में अभिरुचि जागृत हो सके। इसके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न विषयों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसलिए कथन बी और सी गलत, कथन ए और डी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड ऑप्शन में है, बी और सी कथन गलत है और गलत कथन का ही चुनाव करना है। सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंठस्थ कराना, सेकंड ऑप्शन है सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, थर्ड ऑप्शन है पाठचर्या को पूरा करना, फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का लक्ष्य सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना है। सामाजिक विज्ञान का वर्णन नीति विज्ञान के रूप में किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में किसे उपयुक्त समझा गया है? ए बी कथन दिया गया है दोस्तों। इन कथनों को लेकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, सटीक ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय प्रत्यक्ष उदाहरणों एवं अनुभवों से सीखना एक मुख्य उपागम है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रायोगिक और अनुप्रयोगी आधारित मूल्यों से जुड़ी हुई है, जिससे विद्यार्थी आसानी से किसी विषय को सोचने में समझने में सक्षम होते हैं। लेकिन तथ्यों एवं आंकड़ों को स्मरण करने में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने में अक्षम हो जाती है। इसलिए केवल कथन ए सही होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ऑप्शन ए बी दिया गया है। 2 कथन दिए गए हैं, इन 2 कथनों को लेकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। सटीक कथन का चयन करना है दोस्तों।
दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जानकारी का स्मरण करना अवधारणात्मक विकास नहीं होता है और तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं होता है। इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होते रहता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ होगा, इन ए और बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने हेतु प्रोत्साहित करना एक सर्वोत्तम अभ्यास है। पशुओं का शिकार विभिन्न उत्पादों को बनाने और बिक्री करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। अतः इस दिशा में पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने से इनके शिकार करने या मारने की घटनाओं में कमी आ सकती है। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों एवं विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। इस मूल्यांकन के तहत विद्यार्थियों को रटकर विषय की जानकारी हासिल नहीं करनी होगी, बल्कि संबंधित विषय को तथ्यपरक और विश्लेषण के आधार पर तार्किक कौशल की जानकारी प्राप्त करनी होगी। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय के शिक्षण के तथा पश्चात समापन स्वरूप में कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में सटीक विकल्प का चयन करना है आपको। दोस्तों, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप में छोटे समूह की परियोजनाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र बनाना आदि कार्य सबसे अधिक उचित होंगे। और ये थर्ड ऑप्शन ए सी डी, जिसमें ए ऑप्शन ए कथन और सी कथन और डी कथन सम्मिलित है, होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार से अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनुभवों की तुलना, विश्लेषण की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता। दोस्तों, प्रश्न में दिए गए कल्पनागत प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन पर विचार कीजिए, सटीक विकल्प का चयन करें। आदिवासी विषय से परिचित करने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति विद्यार्थियों द्वारा उन्हें संपन्न एवं शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करने से है। आदिवासी मूलतः वनों में रहने वाले निवासी हैं जिनका चरित्र चित्रण करके उनके विषय में जानकारी को प्रदर्शित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब विवादास्पद मामलों में सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
दोस्तों, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाया जा रहा है तो विभिन्न बातों के साथ सबसे महत्वपूर्ण इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विषय को सही योजनाबद्ध तरीके से सम्मानजनक रूप का चर्चा देना चाहिए ताकि कोई अहितकर मामला सामने ना आए। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ऑप्शन ए, कथन ए, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन। कथन बी, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। इनमें 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। चारों ऑप्शनों में सटीक विकल्प का चयन करना है। दोस्तों, इस विषय के अध्यापन हेतु संबंधित सिद्धांतों एवं प्रमुख कारकों का अध्यापन सुनियोजित एवं सरल ढंग से करना चाहिए ताकि इसके विभिन्न पहलू और महत्वपूर्ण बातें विद्यार्थियों को सही तरीके से समझ में आ सके। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में किस पर अधिक बल होना चाहिए। 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों को लेकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर आप ये ध्यान दीजिए कि चारों ऑप्शन पे आप गहराई से उस पर सोचें, क्योंकि आपका एक भी ऑप्शन सही या गलत जिसके बारे में पूछा जा रहा हो अगर वो छूट गया तो आपका वो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए चारों विकल्पों पे कथनों पर आप ध्यान से सोचें। दोस्तों, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न बातों में ध्यान रखना चाहिए। एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों के साथ काम करना सीखना और समूहों का समूह विचारपूर्वक चयन करना। तो ये 3 ऑप्शन सही होंगे, ए बी सी। और ए बी सी कथन जिस भी ऑप्शन में है वो सही होगा ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन में है ए बी सी तीनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों कथन को लेकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में विद्यार्थियों की समस्याओं का क्रमबद्ध विश्लेषण हेतु यह विशेष मददगार साबित होता है। यह विषय विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। इस विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत अवसरों को पैदा करने की कोशिश की जाती है जिससे विद्यार्थियों में किसी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु एक जिज्ञासा की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दोस्तों ए डी ऑप्शन दिया गया है, कथन दिया गया है जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके लेखन को प्राथमिक स्रोतों का रूप नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, मुजफ्फर आलम एक इतिहासकार एवं अध्यापक रहे हैं जिन्होंने प्रमुख साहित्यिक स्रोतों को पढ़कर प्रमुख विषय के संबंध में अपनी बातों को रखा है, इसलिए इसे प्राथमिक स्रोत नहीं माना जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में किस स्रोतों को प्रयुक्त करना गलत होगा। दोस्तों, प्राचीन इतिहास को पढ़ाते समय हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी, शिलालेख प्रमुख स्रोत हैं। इसके माध्यम से प्राचीन इतिहास के संबंध में प्रमुख जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं।
इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, लघु चित्रकारी। इससे हमें कोई भी विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन के विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञापन के अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन से उपविषय से वस्तुओं पर आलोचनात्मक पर चर्चा कर सकते हैं। दो कथन दिए गए ए बी। ए कथन है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी कथन है समता के मुद्दे। इन दोनों कथनों को लेकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। जिन भी ऑप्शन में आंसर सटीक हो उसे चयन करें। दोस्तों सामाजिक जीवन में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण विषय है और सामाजिक विज्ञापन के अध्यापकों द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील तथा समता के मुद्दे पर आलोचनात्मक चर्चा करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को सही दिशा में दोनों वस्तु का लाभ उठा सके। यहाँ पे ए कथन बी कथन दोनों सही होगा दोस्तों। 4th नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भू उपयोग प्रतिरूप पे परिवर्तन के उत्तरदायी को कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञापन के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। दोस्तों भू उपयोग प्रतिरूप के उत्तरदायी कारण मूल पदार्थ, स्थलाकृति, समय, जलवायु, जैविक तत्व आदि हैं। इसी कारण भू उपयोग को ध्यान में रखकर किया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि, वन, उद्योग, खनिज, ऊर्जा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के लिए होता है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु को छात्रों से परिचित करने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाना होगा। किसी समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्मों को वृत्त चित्र या था डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। इसमें कलात्मक अभिनय, मनोरंजन के स्थान पर वृत्त चित्र के विषय एवं उद्देश्य अधिक ध्यान रखा जाता है, इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञापन के अध्याय पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। दोस्तों सामाजिक विज्ञापन की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून के द्वारा मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाता है। कार्टून को सार्थक रूप से छापना आसान है या सरल बोधगम्य है। इसके माध्यम से बच्चों में जिज्ञासा भी बढ़ती है, इसलिए 4th ऑप्शन यहाँ सही हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभेद की प्रथा पे दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव पैदा करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान की जाती है। बी कथन है, यह प्रथा जातियों के द्वारा एक दूसरे से मिलने की रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। दोस्तों रंगभेद की प्रथा प्राचीन काल से ही नहीं चली आ रही है। यह प्रथा जातियों में भेदभाव करती है परंतु आज सभी लोगों को मत देने की अनुमति प्राप्त है। दक्षिण प्राप्त अफ्रीका में रंगभेद नीति को लेकर नेल्सन मंडेला ने आंदोलन चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1994 में यह नीति समाप्त की गई थी। यहाँ दोस्तों 4th ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 कथन दिए गए हैं। 4 कथनों को मिलाकर ही 4 ऑप्शन का निर्माण हुआ है। सही कथन का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों पंचायती राज के संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 सर्वाधिक महत्व है। इसे बार बार सीटेट टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए और बी, सरपंच और वार्ड के सदस्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कार्यों में पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पटवारी राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। इसका मुख्य कार्य भूमि मापन और लेखों को सुरक्षित करना होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने की थी, बाद में अकबर ने इसे जारी रखा था। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के संदर्भ में सही है? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में न्यायालय को जोड़ा गया था, जिसका नाम नगर पालिका रखा गया था, जो स्थानीय शहरी शासन को चलाता है। प्रत्येक नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया गया है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और वार्ड के पार्षदों द्वारा समितियां बनाकर शासन के मामलों को हल किया जाता है। यहाँ 3rd ऑप्शन सही होगा दोस्तों।